नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए मनोविज्ञान का पेपर नंबर 84 लेकर आया हूं। यह भाग 84 है। 100 टेस्टों की सीरीज चल रही है। 30 शानदार प्रश्न प्रत्येक वीडियो में आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि रीट लेवल 1 के लिए और लेवल 2 के लिए बेहद ही उपयोगी है। टारगेट है हमारा 25 प्रश्नों का सही करने का। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। देखिए, पहला प्रश्न है आपके, निम्न में से किस विचारक ने बालक के प्रारंभिक अनुभवों पर बल दिया? रूसो ने, फ्रोबेल ने, हर्बर्ट ने और जॉन लॉक ने। तो इनमें से जिस विचारक के द्वारा बालक के प्रारंभिक अनुभवों को पर बल दिया गया है उसका नाम आपको प्रश्न संख्या 1 में बताना है। तो साथियों, दूसरे प्रश्न में आपके जो सही उत्तर है, इनमें से ऑगस्टस फ्रेडरिक फ्रोबेल के द्वारा बालक के प्रारंभिक अनुभवों पर बल दिया गया था। साथियों, दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 1 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है आपके, बालकों में प्रभावी अधिगम हेतु निम्न में से कौन सबसे कम महत्व रखता है? अधिगम के शारीरिक आधार, अधिगम के अभिप्रेरणात्मक आधार, अधिगम के बौद्धिक आधार और अधिगम के दार्शनिक आधार। तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर बताइए साथियों, कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? यहाँ पर प्रभावी अधिगम में जो सबसे कम महत्व रखता है उसका चयन प्रश्न संख्या 2 में करना है। तो बताइएगा दूसरे प्रश्न में राइट आंसर क्या रहेगा? साथियों, दिए गए विकल्पों में से जो अधिगम के दार्शनिक आधार है यह प्रभावी अधिगम में सबसे कम महत्व रखता है। अतः विकल्प नंबर जो 4 है आपके प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है। तो साथियों, इस प्रकार से आपके जो प्रश्न नंबर 2 है इसमें आपके चौथा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि अधिगम के दार्शनिक आधार जो होते हैं वो बौद्धिक, अभिप्रेरणात्मक और शारीरिक, इनसे बहुत ही कम महत्व रखता है। इसलिए फोर्थ विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न 2 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो चलिए तीसरा प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से अधिगम के किस सिद्धांत में प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन देने की बात कही गई है? संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत और साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। तो प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर बताओ साथियों, आपके तीसरे प्रश्न में कौन सा विकल्प सही रहेगा? देखिए, बात की जा रही है प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन देने की बात की, मतलब पहले प्रतिक्रिया होगी उसके बाद में पुनर्बलन दिया जाएगा। तो सूझ में पहले यहाँ उद्दीपक दिया जाता है, संबंध प्रतिक्रिया में पहले उद्दीपक दिया जाता है, लेकिन जो साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत है जिसको क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है साथियों, इसी सिद्धांत में पहले प्रतिक्रिया कराई जाती है और यदि प्रतिक्रिया सही होती है तो पुनर्बलन भी उसका दिया जाता है। इस प्रकार आपके चौथा विकल्प प्रश्न 3 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से कौन से विकल्प में संप्रत्यय विकास की क्रियाएं दी हुई है? प्रत्यक्षीकरण, स्मृति योग्यता पृथक्करण, वर्गीकरण, पृथक्करण, सामान्यीकरण और प्रत्यक्षीकरण, स्मृति व कल्पना। तो जिस विकल्प में यहाँ पर संप्रत्यय विकास की क्रिया दी गई है उसका चयन प्रश्न नंबर 4 में करिएगा साथियों। तो देखिएगा, यहाँ पर जो संप्रत्यय विकास है इसमें सबसे पहले प्रत्यक्षीकरण किया जाता है। तो प्रत्यक्षीकरण 2 विकल्प में दे रखा है, पहले और चौथे में, तो दूसरा तीसरा गलत हुआ। प्रत्यक्षीकरण के बाद में यहाँ पर बात की जा रही है स्मृति की, तो बिल्कुल दोनों में स्मृति भी है, लेकिन कल्पना यहाँ पर संप्रत्यय विकास की क्रिया नहीं है बल्कि योग्यता संप्रत्यय विकास की क्रिया है साथियों। अतः आपके जो चौथा प्रश्न है इसमें प्रथम विकल्प बिल्कुल आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 5वां प्रश्न देखेंगे। पुनर्बलन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हल ने, फ्रायड ने, कोहलर ने और पावलोव ने। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें साथियों, यहाँ जो पुनर्बलन का सिद्धांत दिया गया है CL हल के द्वारा पुनर्बलन का सिद्धांत दिया गया है। सिगमंड फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास का और मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया है। कोहलर ने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है और पावलोव ने यहाँ पर प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। यहाँ एक और चीज़ आपको याद रखना होगा कि जो आपके B.F. स्किनर है साथियों, इन्होंने भी पुनर्बलन पर आधारित सिद्धांत दिया, मतलब इन्होंने भी अपने सिद्धांत में पुनर्बलन का प्रयोग किया है, लेकिन पुनर्बलन का प्रयोग किया है, पुनर्बलन का सिद्धांत नहीं दिया। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है? CL हल ने दिया है, जिसको अधिगम का विधिक सिद्धांत भी कहा जाता है।
तो विकल्प 1 आपके 5वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे साथियों। छठा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 6 क्या पूछ रहा है आपसे? पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया? चूहे पर, कुत्ते पर, बिल्ली पर और बंदर पर। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपके ये क्लियर हो जाती है कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो भाई पावलोव ने दिया। लेकिन अपने इस सिद्धांत में इन्होंने जिसके ऊपर प्रयोग किया था उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 6 में करना है साथियों। छठे प्रश्न में देखें तो देखिएगा पावलोव ने अपने शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत में किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। विकल्प 2 आपके प्रश्न नंबर 6 में सही है। सभी को पता होगा कि भाई कुत्ते पर प्रयोग किया था, जिसको एक पिंजरे में बंद कर दिया और उसकी लार ग्रंथि का ऑपरेशन करके लार को एक जार में डाल दिया था साथियों इन्होंने। विकल्प 2 ही बिल्कुल आपके प्रश्न नंबर 6 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 7वां प्रश्न देखेंगे। अनुकरण को क्या कहा जा सकता है? शिक्षा का मध्य, शिक्षा का आरंभ, शिक्षा का भविष्य और शिक्षा का समापन। तो इनमें से प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर बताइए साथियों। अनुकरण को इनमें से क्या कहा जा सकता है? प्रश्न नंबर 7 में जो राइट आंसर है साथियों, अनुकरण को शिक्षा का समापन या शिक्षा का भविष्य नहीं कहते हैं, बल्कि अनुकरण को किस नाम से जाना जाता है? शिक्षा का आरंभ, इस नाम से अनुकरण को आप जान सकते हो। दूसरा विकल्प आपके 7वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो चलिए 8वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 8 है, सीखने के पठार के क्या कारण हैं? थकान, दूषित वातावरण, कार्य की जटिलता और इनमें से सभी। तो देखिए सीखने का पठार क्या होता है, पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए। शुरुआत में हमारी सीखने की गति बहुत तीव्र होती है, लेकिन उसके बाद में सीखने की गति में एक निश्चित समय के बाद में यहाँ इस प्रकार से एक पठार बन जाता है, जिसमें हमारी सीखने की गति लगभग रुक सी जाती है साथियों। अब सीखने के पठार जो बनते हैं वो थकान के कारण भी बनते हैं, यदि वातावरण दूषित है तो उसके कारण भी बनेंगे, कार्य यदि जटिल है, कठिन कार्य है तो उसके कारण भी यहाँ सीखने के पठार बनते हैं। अतः उपरोक्त सभी वाला जो चौथा विकल्प है आपके प्रश्न नंबर 8 में, यही बिल्कुल आपका सही आंसर है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 9वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 9 है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंदबुद्धि के होते हैं। यह कथन रिक्त स्थान है जिसकी आपको पूर्ति करनी है के प्रतिपादक सिद्धांत पर आधारित है। बुद्धि और जातीय विभिन्नता, बुद्धि के वितरण, बुद्धि की वृद्धि और बुद्धि और लैंगिक विविधताओं। तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर बताओ साथियों। आपके प्रश्न संख्या 9 में इनमें से कौन सा विकल्प सही रहेगा? साथियों 9वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो 9वें प्रश्न में आपके जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 2, बुद्धि के वितरण पर आधारित ये सिद्धांत है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे व्यक्ति औसत बुद्धि के होते हैं, बहुत सारे व्यक्ति प्रतिभाशाली होते हैं और बहुत सारे व्यक्ति मंदबुद्धि होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बुद्धि का वितरण सभी में अलग अलग पाया जाता है। अतः दूसरा ही विकल्प आपके प्रश्न नंबर 9 का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 10वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निश्चित प्रतिमान का सिद्धांत, विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं की ओर बढ़ने का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत और निरंतरता का सिद्धांत। तो इनमें से जो विकास का सिद्धांत नहीं है प्रश्न नंबर 10 में उसका चयन कीजिए। आपके 10वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है? साथियों विकास के सिद्धांतों में निश्चित प्रतिमान का सिद्धांत भी आता है, विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं की ओर बढ़ने का सिद्धांत हो सकता है या नहीं आता हो, तो ये आपका आंसर हो सकता है समन्वय का सिद्धांत और निरंतरता का सिद्धांत। तो 10वें प्रश्न में आपके कौन सा विकल्प सही है? जी हाँ, जो मैंने कहा है कि विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं की ओर बढ़ने का सिद्धांत ये विकास के सिद्धांतों में नहीं आता है, क्योंकि विकास का सिद्धांत होता है साथियों सामान्य से विशिष्ट अनुक्रियाओं की ओर बढ़ने का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट अनुक्रिया की ओर। क्योंकि पहले बच्चे में सामान्य गुण विकसित होते हैं और फिर धीरे धीरे उनमें विशिष्टता आती जाती है, इसीलिए आपके जो दूसरा विकल्प है यह विकास के सिद्धांतों में नहीं आएगा। तो 10वें प्रश्न में आपके दूसरा ही विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट 11वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कम से कम 2 जगह वीडियो को शेयर जरूर करना साथियों। आपकी 11वां प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? शिक्षकों की अनुपस्थिति, शिक्षा का गिरता स्तर, विद्यालय में बच्चों को
बच्चों का कम नामांकन और शैक्षिक पिछड़ापन। तो इनमें से जो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है जो समस्या, उसका चयन आपको 11वें प्रश्न में करना है। साथियों, प्रश्न नंबर 11वें में देखिएगा, यहाँ पर जो शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में समस्या आती है, शिक्षकों की अनुपस्थिति की नहीं आती है, शिक्षा का गिरता स्तर ये भी नहीं आती है, न ही कम नामांकन वाली, बल्कि जो शैक्षिक पिछड़ापन है साथियों, यह समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आती है। अतः चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 11 में सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 12वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 12 है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक है, उन्हें विशिष्ट योग्यताओं हेतु विशेष अवसर दिए जाए, उन्हें साधारण होने की अनुभूति कराई जाए, उन्हें लगातार पुरस्कार दिए जाए और इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, प्रश्न संख्या 12 में राइट आंसर बताइए, इनमें से प्रतिभाशाली बच्चों के लिए क्या आवश्यक है। साथियों, 12वें प्रश्न का राइट आंसर बताना है, तो इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प आपका आंसर होता ही नहीं है। तीसरा कह रहा है उन्हें लगातार पुरस्कार दिया जाए, तो ये भी गलत है, क्योंकि इसका सबसे कम प्रयोग किया जाना चाहिए प्रतिभाशाली बालकों के लिए। तो पहला या दूसरा, इनमें से कौन सा विकल्प आपका प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर होगा जो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक है। तो साथियों, 12वें प्रश्न में आपके जो सही उत्तर है वो है विकल्प नंबर 1, उन्हें विशिष्ट योग्यताओं हेतु विशेष अवसर दिए जाए, क्योंकि वो किसे बालक है, प्रतिभाशाली बालक है। और प्रतिभाशाली बालकों को यदि आप विशिष्ट योग्यता के लिए विशेष अवसर देंगे तो बिल्कुल वे उस चीज़ के लिए विशेष कार्य भी जरूर करेंगे साथियों। अतः 12वें प्रश्न में आपके जो प्रथम विकल्प है यही आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 13वां प्रश्न, एक बालक शेर को देखकर भाग जाता है, बालक में कौन सा संवेग उत्पन्न हुआ है, काम प्रवृत्ति, क्रोध, डर और वात्सल्य। तो देखिएगा, बालक के सामने यहाँ पर शेर आया हुआ है और बालक यदि उस शेर को देख करके भाग रहा है तो मतलब उसके अंदर भय नामक संवेग उत्पन्न हो रहा है, जिसको डर के नाम से भी जाना जाता है साथियों। तो तीसरा विकल्प आपके प्रश्न 13 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 14वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 14 है, एक उद्दीपक जो सामान्यतः एक अनैच्छिक मापन योग्य अनुक्रिया उत्पन्न करे कहलाता है। अनुबंधित उद्दीपक, अनैच्छिक उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक और सामान्य उद्दीपक। तो 14वें प्रश्न का सही उत्तर बताओ भाई, आपके प्रश्न संख्या 14 में कौन सा विकल्प सही रहेगा। एक उद्दीपक जो सामान्यतः एक अनैच्छिक मतलब जिसकी हमें इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी करना पड़ रहा है, मापनीय अनुक्रिया उत्पन्न करे, तो साथियों उसको अनुबंधित उद्दीपक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, अनुबंधित उद्दीपक के नाम से जाना जाता है। अनुबंधित उद्दीपक के नाम से उसको जाना जाता है। तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 14 में सही है, क्योंकि अगर हम बात करें तो जो अनैच्छिक मापनीय अनुक्रिया, अनैच्छिक मतलब जिसकी इच्छा नहीं हो, जैसे भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार का आना, भोजन को देख करके कुत्ते के मुंह में लार का आना, ये अनैच्छिक अनुक्रिया है साथियों, क्योंकि कुत्ता खुद यहाँ अनुबंधन से लार थोड़ी आ रहा है, वो तो एक अनैच्छिक क्रिया है। जैसे हमारे सामने शेर आ रहा है तो हम अपनी इच्छा से थोड़ी भागेंगे, ऑटोमेटिक वहाँ से भागने लग जाएंगे साथियों, अनैच्छिक क्रिया होती है। हमारे पैरों के नीचे यदि कांटा आ जाता है तो हम सोच करके थोड़ी हटाते हैं पैर को, बल्कि तुरंत वहाँ से हटा लेते हैं, तो ये अनैच्छिक क्रिया होती है। अतः ऐसी अनैच्छिक क्रिया अनानुबंधित उद्दीपक मतलब स्वाभाविक उद्दीपक के कारण होती है साथियों। अतः आपके प्रश्न संख्या जो 14 है इसमें तीसरा विकल्प बिल्कुल आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 15वां प्रश्न देख लेंगे। इनमें से किसने कहा था कि संपूर्ण व्यक्तियों को उनके व्यक्तित्व के आधार पर दो में से एक श्रेणी अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में रख सकते हैं, शेल्डन ने, कार्ल युंग ने, क्रेशमर ने और मोली ने। तो साथियों, प्रश्न संख्या 15 में इनमें से ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। 15वें प्रश्न का राइट आंसर बताइए। तो जो संपूर्ण व्यक्ति है इनको दो भागों में बांटा गया है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। साथियों, ये कार्ल युंग का वर्गीकरण था। किनका वर्गीकरण था, ये कार्ल युंग का। और इनके जो शिष्य थे साथियों, हर्बर्ट स्पेंसर, इन्होंने इसको अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया कि भाई अंतर्मुखी और बहिर्मुखी नाम से भी इसका वर्गीकरण होता है। बाकी अंतर्मुखी बहिर्मुखी जो है साथियों, ये कार्ल युंग ने सबसे पहले बताए थे, इसलिए दूसरा विकल्प आपके प्रश्न 15 में सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 16वें प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 16, एक बालक जो पढ़ने में कमजोर है अपनी असफलता का कारण अध्यापक का पक्षपात बताता है, वह इनमें से किस रक्षात्मक युक्ति का प्रयोग कर रहा है। उत्क्रमण रचना का, प्रक्षेपण का, दमन का और युक्तिकरण का। तो बताइए 16वें प्रश्न में
आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों। बालक के द्वारा क्या किया जा रहा है कि खुद कमज़ोर है लेकिन वो असफल हुआ है, कमज़ोर बालक असफल हुआ है, तो अपनी असफलता का कारण क्या कह रहा है कि अध्यापक ने मेरे साथ पक्षपात किया है इसलिए मैं असफल हुआ हूँ। तो साथियों ऐसा जो कारण होता है वो प्रक्षेपण के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? प्रक्षेपण के अंतर्गत, जिसमें दूसरों के ऊपर आरोप लगाने का कार्य किया जाता है। तो 16वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 17वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 17 है, इनमें से कौन सा गिलफोर्ड का बुद्धि का सिद्धांत है? तो पहला विकल्प है बुद्धि संरचना का सिद्धांत, दूसरा है बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत, तीसरा है बुद्धि का त्रितत्व सिद्धांत और चौथा है बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत। तो इनमें से जो सिद्धांत गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है साथियों, उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 17 में करना है। बताइएगा आपके 17वें प्रश्न में कौन सा आंसर है। तो देखो, बहुतत्व का सिद्धांत तो थॉर्नडाइक ने दिया है, त्रितत्व का सिद्धांत यहाँ पर स्पीयरमैन ने दिया है, प्रतिदर्श का सिद्धांत थॉमसन ने दिया और बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है साथियों? गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है। आपके विकल्प नंबर जो 1 है आपके प्रश्न नंबर 17 में, यही बिल्कुल आपका सही आंसर है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 18वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन सा प्रेरकों का वर्गीकरण गेरेट का है? तो जन्मजात, स्वाभाविक और सामाजिक, कृत्रिम, दैहिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और स्वाभाविक और दैहिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। तो इनमें से जो वर्गीकरण गेरेट के द्वारा प्रेरकों का किया गया है उसका चयन प्रश्न नंबर 18 में करना है साथियों। गेरेट ने जो यहाँ पर प्रेरकों का वर्गीकरण किया है, इन्होंने यहाँ पर प्रश्न नंबर 18 में जो तीसरा विकल्प है, प्रेरकों को 3 भागों में डिवाइड किया है, जैसे मनोवैज्ञानिक प्रेरक, सामाजिक प्रेरक और स्वाभाविक प्रेरक। अतः आपके तीसरा ही विकल्प प्रश्न नंबर 18 में सही आंसर है साथियों। नेक्स्ट 19वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 19वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 19 से, ऐसे अधिगम को क्या कहते हैं जिसमें ऐच्छिक अनुक्रियाएं उनके परिणामों द्वारा नियंत्रित होती है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन, सकारात्मक अधिगम, प्राचीन अनुबंधन और संक्रियावाद। तो 19वें प्रश्न का राइट आंसर बताओ भाई, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 19 में सही रहेगा? क्या कहा जाता है उस अधिगम को जिसमें ऐच्छिक अनुक्रिया जो हमारी इच्छा से हुई है वह परिणामों द्वारा नियंत्रित हो। तो साथियों ऐसे अधिगम को क्या कहा जाता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन के नाम से जाना जाता है। विकल्प नंबर आपका जो प्रथम है प्रश्न संख्या 19 का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। आप सभी को पता होगा कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन स्किनर ने दिया है, जिसमें पहले खुद की इच्छा से अनुक्रिया की जाती है और यदि परिणाम बाद में अच्छा मिलता है तो उस अनुक्रिया को दोहराया जाता है साथियों। अतः विकल्प 1 आपके 19वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 20वां प्रश्न देख लेते हैं। सीखना आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है, यह परिभाषा दी है क्रो एंड क्रो ने, किंग्सले व गिरी ने, वुडवर्थ ने और गेट्स ने। तो साथियों सीखने के बारे में ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है कि सीखना क्या है? आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन। तो 20वें प्रश्न में जो राइट आंसर है साथियों, सीखने से संबंधित ये जो परिभाषा दी गई है यह क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई है। विकल्प 1 आपके 20वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट 21वां प्रश्न देख लेते हैं। तो चलिए 21वां प्रश्न देखेंगे। धीमी गति से सीखने वाले बालकों हेतु अधिक उपयोगी सिद्धांत है? पावलोव का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, मेस्लो का सिद्धांत और कोहलर का सिद्धांत। जो यहाँ पर देखिए धीमी गति से जो बालक सीख रहा है उसके लिए अधिक उपयोगी। तो देखिए साथियों प्रश्न नंबर 21 में जो राइट आंसर है, थॉर्नडाइक का जो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत है ये ही धीमी गति से सीखने वालों के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है, क्योंकि इस सिद्धांत में क्या किया जाता है साथियों, थॉर्नडाइक के सिद्धांत में अभ्यास के माध्यम से, अनुक्रिया के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। तो अतः विकल्प 2 आपके 21 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 पे आएंगे। तो 22वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 22 है साथियों आपके, भाषा एवं व्याकरण हेतु उपयोगी सिद्धांत है? सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत और क्षेत्रवाद का सिद्धांत। तो बताओ प्रश्न नंबर 22 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो साथियों प्रश्न संख्या 22 में बताओ भाई कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? 22वें प्रश्न में आपके जो सही उत्तर है साथियों वो है विकल्प नंबर 3। शास्त्रीय अनुबंधन का जो पावलोव का सिद्धांत है ये सिद्धांत ही भाषा एवं व्याकरण के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। अतः थर्ड विकल्प ही 22वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 23वां प्रश्न देखेंगे। साथियों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना 30 में से आपने कितने प्रश्नों को सही किया है
और यदि किसी प्रश्न में आपको उत्तर गलत लगता है तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। प्रश्न नंबर 23 है, कक्षा में प्रेरणा युक्त वातावरण बनाने हेतु तो अध्यापक को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। पहला विकल्प है कक्षा में प्रथम आने पर बालक को कमजोर बालकों की सहायता करने के अवसर देना। दूसरा है कक्षा में प्रथम स्थान आने वाले बालक की प्रशंसा करके कमजोर बालकों को और मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा है कमजोर बालकों का ध्यान लक्ष्य को निर्दिष्ट करना। और चौथा है कमजोर बालकों की प्रशंसा करने के अवसरों का अधिक से अधिक प्रयोग करना। तो इनमें से प्रश्न संख्या आपके जो 23 है, आप क्या नहीं करोगे कक्षा में प्रेरणादायक वातावरण बनाने के लिए। साथियों, हम प्रेरणादायक वातावरण बनाने के लिए कक्षा में जो बालक प्रथम आता है वह कमजोर बालकों की सहायता करे, ऐसा भी करेंगे। जो बालक कक्षा में प्रथम आता है उस बालक की प्रशंसा करेंगे और कमजोर बालकों को और मेहनत के लिए प्रोत्साहित भी करेंगे, तो ये भी सही है। कमजोर बालकों का ध्यान लक्ष्य को निर्दिष्ट करेंगे, ये भी सही है। लेकिन आपके जो चौथा विकल्प है कमजोर बालकों की प्रशंसा करने के अवसरों का अधिक से अधिक प्रयोग करना, तो कमजोर बालकों की थोड़ी प्रशंसा की जाएगी, बल्कि जो तेज बालक है, तीव्र बालक है, उनकी प्रशंसा की जाएगी साथियों। अतः आपके 23 में जो तीसरा विकल्प है यही आपका सही आंसर होगा। तीसरा क्या सूती यहाँ पर चौथा विकल्प है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। 23 में आपके फोर्थ विकल्प सही है, तो चलिए 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 24 क्या पूछ रहे हैं साथियों आपसे, मनोवृत्तियों के विकास के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है। मनोवृत्तियों के विकास पर शारीरिक विकास का प्रभाव पड़ता है। मनोवृत्तियां वंशानुक्रम से प्रभावित होती है, वातावरण से नहीं। अध्यापक इनके विकास में बालकों की सहायता कर सकते हैं और भावात्मक विकास का इनके विकास पर प्रभाव डालता है। तो देखिए, जो मनोवृत्तियों के विकास के संबंध में सही कथन नहीं है 24वें प्रश्न में, उसका उत्तर बताइए। साथियों, पहला कथन कह रहा है मनोवृत्तियों के विकास पर शारीरिक विकास का प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, सही कथन है। में विकल्प है मनोवृत्तियों के विकास पर शारीरिक विकास का प्रभाव पड़ता है। मनोवृत्तियां वंशानुक्रम से प्रभावित होती है, वातावरण से नहीं। अध्यापक इनके विकास में बालकों की सहायता कर सकते हैं और भावात्मक विकास का इनके विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो जो मनोवृत्तियों के विकास के संबंध में सही कथन नहीं है उसका चयन 24 में करिएगा। साथियों, 24वें प्रश्न में राइट आंसर देख लेते हैं। देखिए, शारीरिक विकास का इन पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन दूसरा विकल्प कह रहा है ये कि वंशानुक्रम से प्रभावित होती है, वातावरण से नहीं। तो ये गलत है साथियों, क्योंकि मनोवृत्तियां वातावरण से प्रभावित होती है। अतः जो आपके दूसरा विकल्प है ये मनोवृत्तियों के विकास के संबंध में एक असत्य कथन है। 24 में आपके सेकंड विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो चलिए 25वां प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प आत्म प्रत्यय के संबंध में सही नहीं है। तो पहला कथन है स्वस्थ आत्म संप्रत्यय व्यक्ति द्वारा अपना उत्तरदायित्व निभाने जाने में सहायक होता है। दूसरा है सामाजिक वातावरण आत्म संप्रत्यय के विकास को प्रभावित करने में सहायक होता है। तीसरा है परिपक्वता व आत्म संप्रत्यय में कोई संबंध नहीं है। और चौथा है भौतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण आत्म संप्रत्यय के विकास में सहायक है। तो इनमें से जो आत्म संप्रत्यय के विकास में आपको गलत कथन लग रहा है, जो कथन सही नहीं लग रहा है साथियों, उसका चयन प्रश्न नंबर 25 में करिएगा। 25वें प्रश्न में देखिएगा, यहाँ जो पहला, दूसरा और चौथा विकल्प है ये तो आत्म संप्रत्यय के विकास में बिल्कुल सही कथन है, लेकिन तीसरा कथन कह रहा है कि परिपक्वता व आत्म संप्रत्यय में कोई संबंध नहीं होता। तो ये गलत है, क्योंकि परिपक्वता और आत्म संप्रत्यय में संबंध होता है साथियों। थर्ड विकल्प 25 में सही है। नेक्स्ट 26 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 26वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 26 है दंड के स्थान पर पुनर्बलन को महत्व देने वाला सिद्धांत है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत और पुनर्बलन का सिद्धांत। तो 26 का सही उत्तर बताओ साथियों, कौन सा विकल्प आपके 26 में सही है। देखिएगा 26वें प्रश्न में आपके जो सही आंसर है उसको देख लेते हैं। तो साथियों 26वें प्रश्न का सही आंसर है आपके जो यहाँ पर 26 में दंड के स्थान पर पुनर्बलन किस में देते हैं, गेस्टाल्टवादी में जी नहीं देते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया उद्दीपन और पुनर्बलन सिद्धांत। तो साथियों 26 में आपके थर्ड विकल्प सही है, क्योंकि यहाँ पर पहले अनुक्रिया कराई जाती है, फिर पुनर्बलन के रूप में उद्दीपक दिया जाता है। तो ऐसा अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत में किया जाता है। विकल्प आपके जो 3 हैं, विकल्प तीसरा ही 26 में बिल्कुल सही आंसर है साथियों। नेक्स्ट 27 पे आएंगे। तो चलिए 27वां प्रश्न देखेंगे। गेस्टाल्टवादियों ने प्रयोग किया था कुत्ते पर, बिल्ली पर, चूहों पर और चिंपैंजी पर। साथियों इनमें से गेस्टाल्टवादियों ने किस पर प्रयोग किया था। 27 में राइट आंसर देख लेते हैं। तो साथियों गेस्टाल्टवादियों के द्वारा
कुत्ते पर नहीं किया था, क्योंकि कुत्ते पर तो पावलोव ने किया था, बिल्ली पर थॉर्नडाइक ने किया था, चूहों पर स्किनर ने किया था और चिंपैंजी पर किसने प्रयोग किया था? गेस्टाल्टवादियों ने प्रयोग किया था। अतः आपके जो चौथा विकल्प है 27 का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट 28 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो चलिए 28वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 28 है, पाठ्यक्रम निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन, फिर गेस्टाल्टवादी और उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। साथियों देखिएगा, जो पाठ्यक्रम निर्माण किया जाता है यह जिस सिद्धांत पर आधारित है वो आपको 28 में बताना है। तो साथियों पाठ्यक्रम का निर्माण पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र पर किया जाता है, और पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण सूत्र होता है वो कौन से सिद्धांत पर आधारित है? गेस्टाल्टवादी सिद्धांत पर आधारित है। अतः आपके 28 में थर्ड विकल्प ही सही रहेगा। नेक्स्ट 29 पे आते हैं, जो कि आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है साथियों। प्रभावशाली अधिगम के आयाम हैं? संकेत अधिगम, उत्तेजन अनुक्रिया, श्रृंखला अधिगम और इनमें से सभी। तो कौन सा दिए गए विकल्पों में से प्रभावशाली अधिगम के आयाम में सम्मिलित होता है साथियों? 29 में सही आंसर बताओ, कमेंट करके जाना। 30 में से आपने कितने प्रश्न किए हैं? तो साथियों जो प्रभावशाली अधिगम है उसके अंतर्गत संकेत अधिगम आता है, उत्तेजन अनुक्रिया आता है, श्रृंखला अधिगम आता है, मतलब उपरोक्त सभी वाला जो चौथा विकल्प है आपके 29 का बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आज का अंतिम और 30वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। तो 30वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 30 है, डिस्ग्राफिया संबंधित है मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पढ़ने संबंधी विकार से और लेखन संबंधी विकार से। तो डिस्ग्राफिया देखो गणितीय विकार से तो डिस्कैलकुलिया संबंधित है साथियों। तो विकल्प नंबर जो दूसरा है ये तो आपका आंसर होगा नहीं। डिसलेक्सिया का संबंध पठन संबंधी विकार से होता है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। बाकी यहाँ पूछ रहा है डिस्ग्राफिया, तो डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? लेखन संबंधी विकार से संबंधित है। जो बालक डिस्ग्राफिया से ग्रस्त होता है वो लिखने में एक तरह से असमर्थ होता है साथियों। अतः आपके चौथा विकल्प प्रश्न नंबर 30 में सही रहेगा। तो ये कंप्लीट हुआ आपके पेपर नंबर 84। अब आपके साइकोलॉजी में 16 टेस्ट आना और बाकी है साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।